Hello friends, this is second video of UPPSC revision series. Three videos will come, and in that I will discuss some of the most important topics so that your marks, if you are uh, getting, say for example you are getting UPPSC में net correct का मसला होता है. So if you are getting, say for example 75 net correct, which will not be enough to clear this examination, so it will become 85 or 86 net correct. So by making this 85 86 net correct, you will clear this prelims first stage. So जो game है वो game 10-11 questions का ही है. Otherwise what happens is, if you have prepared well enough for UPSC, 74-75 question net correct तो you will get it, because वो बहुत basic level का होता है. सारी लड़ाई वो 75 to 85 और 90 पहुंचाने की है. And I hope these three videos will help you, so don't miss it. चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं. One of the fixed question is most important days, and ये ना एक लिस्ट है जिसमें कि मैं उसको और हाईलाइट कर दूंगा जिसको आपको याद रखना है. You don't have to do anything, you just have to see this video twice. 2 बार देख लो, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी. ओके, नोट मेकिंग का you don't have time. 2 days के बाद एग्जामिनेशन. ओके, सो जनवरी से स्टार्ट करते हैं. मैंने इसको क्या किया, मंथ वाइज कर दिया. जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आता है, ये तो आप लोगों को पता ही है. वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी को है. यूथ डे विवेकानंद जी के बर्थडे पे 12 जनवरी को है. पराक्रम दिवस आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन पे ये पराक्रम दिवस मनाया गया है. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज इम्पोर्टेंट एंड पराक्रम दिवस इज इम्पोर्टेंट. पराक्रम दिवस इसलिए क्योंकि ज़्यादा दिन हुए नहीं इसको बनाए हुए, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू दी वनरेबल सेक्शन. ओके, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी है. ये नहीं पूछेंगे ये सब क्योंकि ये इजी है. इजी में यूपीपीएससी घुसता नहीं है. वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूपीएससी ने पूछा है तो यूपीपीएससी रिपीट कर देता है कई बार, तो 21 फरवरी याद रखना. नेशनल साइंस डे, जिस दिन हो सकता है इसका पूछ दें कि क्यों मनाया जाता, तो रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था इस दिन सीवी रमन ने, ना कि उनका बर्थडे था, तो याद रखना आप. मार्च 8 मार्च इंटरनेशनल ह्यूमन डे, कभी नहीं पूछेगा. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, 15th मार्च. वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15th मार्च, याद रखना. वर्ल्ड वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट, 22nd मार्च. वर्ल्ड वाटर डे 22nd मार्च, याद रखना. ठीक है, 22nd अप्रैल मत कर देना. 22nd अप्रैल जो है वो अर्थ डे है, 22nd मार्च जो है वो वाटर डे है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरचेंज कर देंगे ये. वर्ल्ड टीबी डे है 24th मार्च. कई बार ये डिजीज से रिलेटेड देते हैं, तो टीबी इज अ बिग मेनेस इन द कंट्री. अभी भी बहुत बड़ा इसका दिक्कत है कंट्री में. अप्रैल में जब बात करें तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस. ये काफी जोर शोर से मनाते भी हैं, तो ये पूछ सकते हैं. अर्थ डे जैसे मैंने कहा 22nd अप्रैल है. वाटर डे 22nd मार्च से कंफ्यूज नहीं करना है. पंचायती राज डे 24th अप्रैल है. ये एक बार पूछा भी है यूपीपीएससी ने, सो दे टेंड टू रिपीट कर देते, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देते, तो ऑप्शन तो कर ही सकते हैं. 24th अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे. मे डे जो है 1 में लेबर डे है, ये तो कभी नहीं पूछेंगे वो. वर्ल्ड नर्स डे है 12 मई को. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देख लो 22 को लड़ी लगी हुई है. ठीक है, एक वाटर डे हो गया 22 मार्च, अर्थ डे हो गया 22 अप्रैल, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हो गया 22 मई. ठीक है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना. नो टोबैको डे 31 में ये है, कम चांस है पूछने का. वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क. राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये कंपटीशन रहता है कि कौन सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है. इस लिहाज से वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. उसके बाद इन्वायरमेंट डे 5 जून है, ये तो पता ही है आपको. वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून है. ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून है. वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 17th जून है. थोड़ा सा भी आपको अंदाजा रहेगा ना कि जून है, क्या होता है वो
इतना नहीं घुसते हैं कि वो 8 जून को 10 जून कर देंगे, वो जुलाई बना देते हैं। तो इतना भी अगर आपको याद है ना कि वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो 8 जून को है, जुलाई नहीं है या अगस्त नहीं है, तो काम चल जाएगा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बाट डिजर्टिफिकेशन 17 जून, इसलिए 2 बार वीडियो देख लोगे तो एमसीक्यू में तो मार ही दोगे। योगा डे 21 जून, ये सब तो आपको पता है। जुलाई में डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। और आपको क्या याद रखने को मैंने एक और चीज बोली थी, वो था वर्ल्ड हेल्थ डे। कब है? 7 अप्रैल को, याद रखना 7 अप्रैल को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये यूपीपीएससी पूछ चुका है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, यूपीपीएससी हैज आस्क्ड इट। ओजोन डे, पॉपुलेशन डे, पंचायती राज डे, ये सब यूपीपीएससी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। दिस इज नॉट यूपीएससी, यूपीएससी रिपीट करता है, यूपीपीएससी तो भारी रिपीट करता है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई। 29 जुलाई, जुलाई में टाइगर का याद रखना कि टाइगर अगर दिमाग में है तो जुलाई याद रखो, ठीक है। अगस्त में आ जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल यानी हमारे यहाँ पे उनको शेड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है, तो उनके लिए 9 अगस्त को डे है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 यूथ डे आ गए, यहाँ ना कंफ्यूजिंग हो गया। नेशनल यूथ डे अपना 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे अपना 12 अगस्त को। 12-12 है, अब वो इंटरनेशनल यूथ डे करके 12 जनवरी लिख देंगे, गलत हो जाएगा, याद रखना एकदम। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त। अभी तो इसमें ये दे हैव नॉट बीन टू एनिमल्स एक्सेट्रा अभी तक, बट हु नोज इन फ्यूचर दे में आस्क। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे है 29 अगस्त। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। 5 सितंबर टीचर डे नहीं पूछेंगे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इंपॉर्टेंट 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब है? 8 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे, फिर देखो ये वर्ल्ड और नेशनल वाले ना थोड़ा ध्यान रखना। वर्ल्ड हिंदी डे था 10 जनवरी को। कब था? 10 जनवरी को। और ये अपना जो नेशनल हिंदी डे वो 14 सितंबर को, याद रखना। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को है, ठीक है। ओजोन कंजर्वेशन डे पूछ चुका है यूपीपीएससी 16 सितंबर, तो हो सकता है ओजोन के साथ साथ ये इस बार ओजोन ना पूछ के ये डेमोक्रेसी वाला डाल दे इस बार, और हु नोज लिटरेसी डाल दे, ठीक है। वो लोग भी ऐसे ही कहीं से सोर्स से पढ़ते हैं, जो मैंने भी निकाला है मंथ वाइज इसमें लिखा रहता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग वो भी नहीं लगाते हैं, प्रोफेसर ही है, ठीक है, तो उतना बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रेन भी नहीं लगाते हैं। देन कम्स दी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब है? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर में आओ, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उधर अपना नेशनल था। नेशनल कब था? 24 जनवरी। इंटरनेशनल कब है? 11 अक्टूबर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब है? 24 जनवरी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब है? 11 अक्टूबर। उसके अलावा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को है। क्या है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को है। एपीजे साहब पे कमेमोरेट किया गया, ठीक है। और वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड डे ये FAO से रिलेटेड है, इसका जो फॉर्मेशन है ना इससे रिलेटेड है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड डे का पूछने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ ये पूछ भी चुके हैं 14 नवंबर। चाचा नेहरू को डायबिटीज़ होने का कोई मतलब था नहीं, वो तो सुपर फिट, बट कुछ कनेक्ट कर लो उनसे, ठीक है। ये इतना अच्छा इतना मीठा बोलते थे कि डायबिटीज़ हो जाए आदमी को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, ये आई गेस आई एम नॉट श्योर मिसेज इंदिरा गांधी का बर्थडे है, उस दिन टॉयलेट डे बना दिया इन्होंने, ठीक है, याद रखना। नेशनल मिल्क और कॉन्स्टिट्यूशन डे एक ही दिन है, तो जिस दिन अपना संविधान पे साइन वाइन किए गए थे उसी दिन सब लोगों ने दूध पिया था, संविधान सभा के लोगों ने। ऐसा कुछ याद कर लो क्या है। वर्ल्ड मिल्क डे अलग था, नेशनल मिल्क डे अलग था। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर पुश कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड पे, तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर, याद रखना। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। ये दिसंबर में बहुत सारे ये चीज़ें आ जाती हैं। फार्मर डे
I am not sure, but it is somewhat related with चौधरी चरण सिंह. ओके, आप लोग टैली कर सकते हो, बट ये पूछेंगे नहीं, बट ऐसे सच फॉर इंफॉर्मेशन. 23 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है. 24 दिसंबर. अब ये इंटरनेशनल नेशनल ये ना कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखना. गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे नेशनल गुड गवर्नेंस 25 दिसंबर. ठीक है, तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये मैं डाल भी दूंगा. ठीक है, और ये आप याद रखना. अब देखो ये पूरा लिस्ट तो मैंने दे दिया है. अब मैं इसमें यही बताऊंगा, यही आपके कानों में डालूंगा जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब फालतू इन्फॉर्मेशन का टाइम है नहीं, 2 दिन बाद एग्जामिनेशन है. अब ये सारे न्यूज़पेपर तो बहुत डिफिकल्ट हैं. संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली में था, याद रखना. ऑथर तो आपको पता ही होगा. मिरातुल अखबार पर्शियन में था, याद रखना. और उसके बाद जो है बंगदत्ता 1822 वीकली था. 4 लैंग्वेज में आया था. इंग्लिश में आया था, बंगाली में आया था, पर्शियन में आया था, हिंदी में आया था. इसमें अपने राममोहन राय तो थे ही, साथ में द्वारकानाथ टैगोर भी थे, एंड होल्डर सोसाइटी वाले अपने. ठीक है, तो ये बंगदत्ता याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. अब ये ईस्ट इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है ना, हेनरी विवियन दोरजियो, यंग बंगाल मूवमेंट वाले. तो इस वजह से ये हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि यूपीएससी ना फैक्ट सुनते रहता है. दे मेक सच अ फैक्चुअल एग्जामिनेशन टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. कुछ समझ तो आता नहीं है. ठीक है, देयर शुड बी सम कॉन्सेप्ट, समथिंग व्हिच लेट यू थिंक लाइक व्हाट यूपीएससी इज डूइंग डे बाय डे. ओके, सो कुछ तो बदलाव करना चाहिए. राष्ट्र दफ्तर जो है इट इज ये बहुत पॉपुलर है. ये दादा भाई नारोजी ने किया था 1851 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. हिंदू पेट्रियोट, क्योंकि ये अंग्रेज हाथ धो के इसके पीछे पड़े थे, तो गिरीश चंद्र घोष इससे जुड़े हुए थे. हरिश्चंद्र मुखर्जी बाद में बने थे. ठीक है, हिंदू पेट्रियोट गिरीश चंद्र घोष. अब ये ऐसे फर्स्ट बंगाली फर्स्ट उर्दू ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है. अब इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर. इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, सच अ पॉपुलर फिगर. 1862 में, लगभग ईयर नहीं पूछते हैं तो उसको आप इग्नोर मारो. बंगाली जो है, फिर अगेन वो, अब देखिए गिरीश चंद्र घोष का बंगाली से लेना देना, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एस.एन. बनर्जी, इंडियन बर्क जिनको बोला जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द वन हु वाज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दिस नेशन वाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट फिर उनकी खुद ही मतलब वो उनको पोजीशन नहीं मिली जो डिजर्व करते थे. ये ह्यूम डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब नाम लोगों को याद रहे. द मैन हु वाज बिहाइंड ऑल दिस वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ठीक है, तो ये बंगाली से ये जुड़े थे, इस वजह से इनको बोला जाता. और अमृत बाजार पत्रिका और ये दोनों वर्नाकुलर में निकाले गए थे. वन ऑफ द पायनियर्स थे. अब अमृत बाजार पत्रिका ये तो याद होना ही चाहिए. शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष. गिरीश चंद्र घोष लिख देंगे, मत गलत करना प्लीज. ठीक है, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष. अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की है, मोतीलाल घोष की है. बंग दर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बंकिम चंद्र चैटर्जी, बिकॉज ऑफ वंदे मातरम इतना न्यूज में रहता है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बंग दर्शन याद रखना, बंकिम चंद्र चैटर्जी की है. अपना हिंदू जो हम लोग पढ़ते हैं तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीरभद्राचार्य एंड सुब्बाराव पंडित. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आजकल उतना नहीं, पहले ज्यादा रहता था. अब ये याद रखना कि केसरी मराठी में थी और महारथा जो थी इंग्लिश में थी. ये ना ये यहाँ पे केसरी को इंग्लिश बना देंगे, महारथा को मराठी बना देंगे. जो ये अगरकर भी थे तिलक के साथ साथ, तो ये याद रखना, कभी कभी डाल देंगे. प्रोफेसर केलकर, चिपलंकर, ये सब लोग थे इसमें. स्वदेश मित्रम एक तमिल न्यूज़पेपर था, इसमें अगेन जी सुब्रमण्यम अय्यर थे. परिदर्शक, बिकॉज लाल बाल पाल ट्रायो काफी 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 इंपॉर्टेंट रहता है, तो परिदर्शक जो था वो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा था, याद रखना. अब नाउ इट कम्स एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का फेज. युगांतर 1906 took a very active role in स्वदेशी मूवमेंट. और टेररिज्म नहीं है, नेशनलिज्म है. ये पता नहीं, ये जो सोर्स है इसमें टेररिज्म अभी भी लिखा हुआ है, नेशनलिज्म है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये दोनों इसमें थे. और बरिंद्र कुमार
घोष के भाई अरविंदो घोष भी इससे जुड़े हुए हैं, तो अगर अरविंदो घोष भी डाल दिए युगांतर में तो सही होगा। और भी कुछ लोग हैं बट ये 3 तो मेजरली है। सांध्य जो ठीक है, ये भी रूरल नेशनलिज्म था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गया विदेशों से निकाले गए जो थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामाजी कृष्ण वर्मन, इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम, भिकाजी कामा, अरविंदो घोष एसोसिएटेड थे इससे, याद रखना। अरविंदो घोष इज सच अ सेलिब्रेटेड फिगर, सो एनीथिंग जिससे वो एसोसिएटेड है वो इम्पोर्टेंट हो जाता। बर्लिन से तलवार आता था, ठीक है, ये भी याद रखना कि ना कभी कभी ये वंदे मातरम कहाँ से था, इंडियन सोशलिस्ट कहाँ से था, प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। तो फाउंडर थे इसके वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और भिकाजी कामा इससे भी एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो बर्लिन से आता था तलवार, और बर्लिन में तलवार निकाली थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने, और साथ में मैडम भिकाजी कामा भी थी। वैंकूवर कनाडा से फ्री हिंदुस्तान निकला था तारकनाथ दास के द्वारा। वैंकूवर नाम से तारकनाथ लग रहा है ना, थोड़ा सा पंजाबी टाइप नाम है। कनाडा और पंजाबी तो एक अच्छा एसोसिएशन है दोनों का, तो इसे आप याद रख सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को से गदर आई थी, गदर पार्टी, ठीक है। इसमें तो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा, और रास बिहारी बोस, वरिंद्र कुमार घोष और ये सब यूपीएससी ने पूछा था, तो वनली रास बिहारी बोस वाज एसोसिएटेड विद गदर पार्टी उन सब में। रेशवा इसलिए इम्पोर्टेंट, अजीत सिंह वाज द अंकल ऑफ शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स है, केएम पनिकर के द्वारा थी, और अकाली दल मूवमेंट का पार्ट था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लीडर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर मदन मोहन मालवीय जी। लीडर इज इम्पोर्टेंट। बहिष्कृत भारत, एवरीथिंग एसोसिएटेड विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत भारत आसान है गैस करना ना, बहिष्कृत लोग, कौन शेड्यूल कास्ट लोग बहिष्कृत थे, बहिष्कृत भारत मराठी में थी, याद रखना। कुदी अरासो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुदी अरासो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? पेरियार जी के द्वारा निकाली गई थी, वी रामास्वामी नायकर। अब आ जाओ आप लोग, बंदी जीवन कितनी बार पूछा, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने निकाली थी, सीडीएस में भी आ गया ये तो। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा जी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं एवरी टाइम, सो पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड जो है वो स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। भारत श्रमजीवी शशिपदा बनर्जी, इट वाज रिलेटेड टू वर्किंग मूवमेंट, वर्किंग मेंस क्लब वगैरह ये सब चीजें आई थी। तो ये ही वॉज द पायनियर, बहुत पुराने श्रमजीवी से आपको मतलब एसोसिएट कर सकते हैं, वर्किंग क्लास मूवमेंट पे था। ये एनएम लोखंडे जो है अपने अगेन ट्रेड यूनियन वाले, वो दीन बंधु से जुड़े थे, इस वजह से। This Pather Dapi, this was so much in use. This was banned by Britishers and supported by Rabindranath, Gurudev Rabindranath Tagore. Was written by Sarat Chand Chatterjee, celebrated author. Revolutionary nationalism को बढ़ावा देता था ये। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रा भी इससे जुड़े थे। बिपिन चंद्र पाल, अपने वो ऑथर नहीं, बिपिन चंद्र पाल अलग, ठीक है। स्वदेश मित्रम, जी सुब्रमण्यम अय्यर। इंडियन ओपिनियन कौन? महात्मा गांधी। कुछ भी महात्मा गांधी जी की चीजें वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। तुफातुल मुवादीन, राजा राम मोहन राय, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सनातन धर्मा, मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट है ये। लीडर भी मदन मोहन मालवीय की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, एक काफी सेलिब्रेटेड ये रहा है। वंदे मातरम उर्दू में आई थी, लाहौर से लाजपत राय, लाला लाजपत राय। वंदे मातरम किससे? लाला लाजपत राय, ठीक है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, मोतीलाल नेहरू। कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौमी आवाज, इसमें डाल देंगे सर सैयद अहमद खान, ये डाल देंगे इसमें, और भी बहुत सारे लोग डाल देंगे, और फिर इसमें रहेगा कि आप चूज करो, अली ब्रदर्स को भी डाल देंगे। अब आ जाते हैं ट्रीटीज पे, इस पे आ जाते हैं, ट्रीटीज पे आ जाते हैं। ट्रीटीज में हमें सबसे पहला ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, ठीक है, इसको चप्पल भी बोलते हैं कई लोग, याद करने के लिए। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था,
एंड मद्रास वाज हेडेड बैक टू द इंग्लिश, मद्रास को चलो भाई इंग्लिश को दे दिया था। फ्रेंच गॉट बैक देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब ये आपस में ही भिड़ रहे थे दोनों, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। मद्रास भी अटैक डायरेक्ट मार दिया था इन्होंने। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से फिर संधि हुई थी। फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर एक हुआ था, अलीनगर हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। वही सिराजुद्दौला जो फिर प्लासी का होता है। तो इसमें था कि ब्रिटिश कुड फोर्टिफाई कलकत्ता एंड अलाउ ड्यूटी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब सारे इसमें याद नहीं करने हैं, ट्रीटी विद मीर कासिम। अब आ जाओ ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस याद रखना, थर्ड कर्नाटिक वार से था। एक्सला चैपल फर्स्ट कर्नाटिक वार से था। थर्ड कर्नाटिक वार, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, फ्रेंच की करारी हार, ठीक है। फ्रेंच इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी वो दे दिया कहा, लेकिन बट उनका जो से था वो एकदम ना के बराबर हो गया। अभी आगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर में मुक्की खाने के बाद ये 1765 में आया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें दो अलग अलग ट्रीटी की थी, नवाब शुजाउद्दौला से की थी। इसमें सरेंडर कहा था कि इलाहाबाद सरेंडर करो, और जो कारा है वो एम्पायर शाह आलम द्वितीय जो मुगल के किंग थे उनको दे दो। क्या है कि प्रयाग दे दो, और कारा जो है वो एम्पायर जो मुगल एम्पायर शाह आलम टू है उनको दे दो। शाह आलम टू को बोला कि फरमान किया कि भाई तुम एक फरमान बनाओ, दीवान ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा ये हमें दे दो, जो दीवानी राइट है, ठीक है। और निजामत राइट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। डुअल गवर्नमेंट टाइप एक चल चुकी थी उसके बाद। ट्रीटी ऑफ मद्रास, अब यहाँ से एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता। 1769 हैदर अली विल फाइट विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होगा। मद्रास देखो एक तरह का सेंटर रहा था साउदर्न इंडिया में ऑफ ब्रिटिशर्स। ट्रीटी ऑफ बनारस यूपी से है, तो यूपी का इंपॉर्टेंट रहेगा। 1773 एंड 1775 नवाब अवध से वैरन हेस्टिंग्स ने साइन किया था, ठीक है। और शाह आलम को इलाहाबाद मिला था इससे, और इससे फिर रोहिला वार हो गया था 1724 का। वही है, मतलब मदद मांगी, फिर कुछ हुआ नहीं है। फिर मराठा और लड़ाई हो गई थी, तो उसके बाद ये रोहिला वार शुरू हो गया था, ठीक है। इतना कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1775 में बनारस जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी इन्होंने। ट्रीटी ऑफ सूरत, मराठा वार की शुरुआत, और रघुनाथ राव ने सैलसिट और बेसिन जो दो टापू थे वो दे दिए थे। 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत, पहला मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, रघुनाथ राव ने दो टापू दे दिए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782, ये भी एंग्लो मराठा वार से हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, पहला था मद्रास, दूसरा है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। फिर आता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। इंग्लिश को मिल गया था बारह महल, दिंदी हुई, मालाबार, ये सब मिल गया था। एंड मराठा को मिल गया था तुंगभद्रा वाला एरिया, एंड निजाम को मिल गया था कृष्णा से लेकर पेन्नार वाला एरिया, क्योंकि टीपू सुल्तान करारी हार हुई थी, फिर उसके लैंड को ये लोग बंदरवाट कर रहे थे। 1792 ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फिर आता ट्रीटी ऑफ बेसिन, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। बाजीराव सेकंड ने साइन कर लिया ट्रीटी, और फिर इससे सिंधिया भोसले नाराज हो गए। वेलिस्ली के टाइम हुआ था, सूरत को सरेंडर कर दिया था। चौथ सरदेशमुखी जो मांगते थे वो निजाम के डोमिनियन से चौथ को लेना बंद कर दिया, दूसरे की टेरिटरी में चौथ लेते थे। ट्रीटी ऑफ देवगांव, फिर जब भोसले ने सोचा कि हम जरा आक्रमण करें तो वो भी हार गए, तो देवगांव जो हुआ वो हुआ भोसले से। सूरजर्जन गांव जो है दिसंबर 1803 साइन हुआ, ठीक है। ये सिंधिया से हुआ था। देवगांव भोसले से, और सूरजर्जन गांव जो हुआ तो सिंधिया से हुआ था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर राजा रंजीत सिंह का साइन किया गया था, ठीक है। एंड सगौली ईस्ट इंडिया कंपनी है नेपाल, लड़ाई हुई, डिफीट किया, ट्रीटी साइन की। फिर ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा से जून 1817 में, ग्वालियर की सिंधिया से, मंदसौर की होलकर से, मतलब सबको डिफीट करते गए धीरे धीरे। तो
सब खत्म ही कर दिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर फिर साइन हुई थी 1846 में, क्योंकि जब रंजीत सिंह की मृत्यु हुई तो फिर उसके बाद सक्सेसर का पूरा वहां पे क्योस खड़ा हो गया, किसको बनाया, 4-5 साल के बच्चे को राजा बनाया, रानी जिंदा उनके साथ इन्होंने बनारस भेज दिया था। तो फिर 1846 में दरवाजा एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और यहाँ पे फिर जालंधर दोआब जो था वो दे दिया था उन्होंने। अब इस वजह से सेकंड वॉर होगा और सिख आर्मी की स्ट्रेंथ वो कर दी और कश्मीर वॉज ट्रांसफर टू गुलाब सिंह। अब आ जाओ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, इससे तो आएगा ही आएगा। आगरा भैया, आगरा में चमड़ा बहुत होता है, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। ताजमहल गए होगे तो आसपास बेल्ट वेल्ट जूता होता है, सब मिलते रहता है। अमरोहा जो है, अमरोहा में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकते हैं। क्या बनते हैं, प्रोड्यूस करता है वो अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अलीगढ़ तो तालों के लिए और हार्डवेयर के लिए फेमस है ही है। औरैया जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, देसी घी मैन्युफैक्चर ये सब काफी ज्यादा औरैया में होता है। आजमगढ़ में जो ब्लैक पॉटरी होती है वो आजमगढ़ की फेमस है और इसलिए ये आजमगढ़ से रिलेटेड है। अंबेडकर नगर जो है वहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए इसको चूज किया गया है। अमेठी मूंज प्रोडक्ट्स के लिए। अयोध्या, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अयोध्या जागरी के लिए, अभी ऐसी जगह पूछेंगे, अयोध्या जागरी के लिए, ठीक है। और आगरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। बदायूं जो है वो जारदोजी जो जरी का होता है ना, जरी का काम होता है वो बदायूं। बागपत में होम फर्निशिंग्स, ठीक है, बागपत में होम फर्निशिंग्स। बहराइच हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। बरेली फिर वही जारदोजी। बलिया में बिंदी, अब ये याद रखना आसान होगा, इकुली बोलते हैं वहां पे, ठीक है। बस्ती जो रीजन है वहां पे वुड क्राफ्ट, लकड़ियों का क्राफ्ट बनाने का। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग, मजा ले कोई सब याद कर लेगा, चलिए एक बार सुन लो बस, ठीक है। भदोई जो है वो कारपेट के लिए फेमस है, जिसने बनाया उसी को ये सारा याद नहीं होगा। बांदा जो है वो सहजा स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। बिजनौर वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है। बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए। बुलंदशहर शेरामिक के लिए। चंदौली जरी के लिए। चित्रकूट वुडन टॉयज के लिए, चित्रकूट में वुडन टॉयज, ठीक है। देवरिया में डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए। एटा में घुंघरू के लिए। फरुखाबाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए। फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन। फिरोजाबाद तो ये पूछा जा सकता है, ग्लासवेयर इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध नगर ये इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड गारमेंट्स। अपैरल सिटी भी बोलते हैं कई बार नोएडा को। गाजीपुर जो है जूट वॉल हैंगिंग के लिए। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग गुड्स। गोंडा जो है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए। गोंडा वोंडा तो पूछने से रहे, ठीक है। गोरखपुर इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा। हापुड़ होम फर्निशिंग। हरदोई हैंडलूम, ठीक है। हाथरस हिंग के लिए फेमस है। हाथरस फेमस हो गया चीज के लिए जो मतलब एक इनफेमस इंसिडेंट के कारण, तो हो सकता है ये पूछा जाए। हमीरपुर में जूतों के लिए। जलायू में हैंडमेड पेपर आर्ट के लिए। जौनपुर में वुलन कारपेट्स के लिए, ठीक है, जौनपुर भी फेमस रहता है। झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग, केला बनाना जो है वहाँ। कन्नौज इज फेमस परफ्यूम, ये पूछा जा सकता है। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट के लिए। कानपुर देहात एल्यूमिनियम यूटेंसिल के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, एल्यूमिनियम यूटेंसिल। देहात के लिए अलग है, नगर के लिए लेदर प्रोडक्ट है, ये तो आप लोग को पता है, कानपुर लेदर। कासगंज जो है जारदोजी के लिए। लखीमपुर खीरी जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट है, यूज बनाते काफी ट्रैवल क्राफ्ट के लिए। जरी साड़ी के लिए ललितपुर। लखनऊ इंपॉर्टेंट है, चिकनकारी जरी का काम। महाराजगंज फर्नीचर। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, बैट वैट पूरे बनते हैं यहाँ से। महोबा गौड़ा स्टोन क्राफ्ट। मिर्जापुर कालीन, ये इंपॉर्टेंट है। मैनपुरी तरकशी आर्ट। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मथुरा सैनिटरी फिटिंग्स इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरनगर जागरी, ठीक है, ये तो आप शुगर केन बेल्ट है तो आपको पता ही होगा। मऊ पावरलूम टेक्सटाइल, ठीक है। पीलीभीत फ्लूट मासुरी। प्रयागराज मुंज प्रोडक्ट, ये याद रखना। प्रतापगढ़ आमला प्रोडक्ट। रायबरेली वुडवर्क। रामपुर में पैच वर्क जरी, ये अपीलिक, ये सब कपड़े का ही काम होता है। संत कबीर नगर ब्रासवेयर क्राफ्ट के लिए।
शाहजहांपुर जरी के लिए शाहजहांपुर फेमस हो गया था, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ये काफ़ी इसके लिए फेमस हो गया था। श्यामली आयरन आर्ट्स के लिए, सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग के लिए तो काफ़ी फेमस भी है, श्रावस्ती ट्रैवल क्राफ्ट के लिए, ठीक है, संभल हैंडीक्राफ्ट के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक राइस, सीतापुर कारपेट, सोनभद्र कारपेट, सुल्तानपुर मुंज प्रोडक्ट, उन्नाव जरी, वाराणसी बनारसी साड़ी। तो ये जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, इनको आप याद रखना। ये जैसे अयोध्या मैंने कर दिया, आगरा है, ठीक है, इसको मैं गोला मार देता हूँ, बस इतने ही है, बाकी इतना इतना याद करने की कोई जरूरत है नहीं। थोड़ा सा यूपी के बारे में कुछ थोड़े बहुत डेटा याद कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, डेटा तो बहुत सारे हैं इसमें। पॉपुलेशन अब देखो, अब तो 25 करोड़ बोला जा रहा है, तो 2011 का है, ठीक है, 17% इंडिया का लगभग हो जाता है। ब्राजील को अब तो माती दे दी होगी, पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी, ठीक है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, 2001 से 11 20% था। जोग्राफिकल एरिया 7.3% है। सेक्स रेशियो 912 है, ठीक है। स्टेट की एम्बलम अपनी यूपी पीसीएस में भी देखा होगा, 2 फिशेस हैं, 1 बो है, तो ये सब तो पता ही है आपको। स्टेट ट्री अशोका, ये सब ना थोड़ा सा लोअर डिवीजन में पूछते हैं। पलास है फ्लावर। लैंग्वेज हिंदी, फिर उर्दू सेकंड नंबर पे है। स्टेट फाउंडेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी 24 1950। स्टेट एनिमल जो है अपना स्वैम्प टिगर है, बारहसिंघा जिसको बोलते हैं। सारस क्रेन जो है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट स्पोर्ट है फील्ड हॉकी। साइट्स इन्होंने बार बार पूछ रखे हैं, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स थे जो फाउंड हुए थे सिंगरौली वैली में, सोनभद्र में, चकिया इन चंदौली में, ठीक है। और बेलन वैली जो है प्रयागराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलियोलिथिक साइट है बेलन वैली, याद रखना कहाँ पे है। और अब उसके अलावा बेलन वैली में ऐसे मटेरियल मिले थे जो बोन से बने हुए थे। मिजोलिथिक एज में प्रतापगढ़ के पास, सोनभद्र के पास, मिर्जापुर, यही 3 एरिया यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं सिविलाइजेशनल पास्ट के। तो हर्ट्स एंड पॉटरी फाउंड फ्रॉम चोपानी मंडा प्रयागराज, न्यूलिथिक एज, तो ये भी आपको, ठीक है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। पैडी फार्मिंग कोलदीवा से मिला है उत्तर प्रदेश में। एविडेंस ऑफ दिस पीरियड आल्सो फाउंड फ्रॉम सोनभद्र एंड मिर्जापुर। पैडी मतलब अपना चावल, ठीक है, राइस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या पार्ट है? आलमगीरपुर तो आपको पता है मेरठ के पास है, बागपत में, ठीक है, बड़गांव, सहारनपुर, हुलास, ये पूछ लिया था, सहारनपुर हुलास, ये कहा यूपी में। आलमगीरपुर वाज डिस्कवर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन, हिंडन जाती है नोएडा से भी, ठीक है, योगदत्त शर्मा जी ने किया था। रिमेन्स आर आल्सो फाउंड फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड बुलंदशहर। हुलास और मंडी दोनों यूपी में, हुलास और मंडी दोनों यूपी में। यूपी पीसीएस PYQ आ चुका है, ये हुलास और मंडी दोनों उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाजनपदा जो है ये भी यहीं पे था, ठीक है। बहुत सारे जो अंगुत्तरा निकाया, महावस्तु में जिक्र है। 8 महाजनपदा यूपी में लोकेटेड हैं, ठीक है। कुरु जो है वो दिल्ली मेरठ थानेसर के पास हो गया, ठीक है। कैपिटल इंद्रप्रस्थ था। छेदी जो बुंदेलखंड अब है कैपिटल था। सुक्ति माती ये कैपिटल और ये मिलाने का काम कर सकते हैं। काशी वाराणसी कैपिटल वाराणसी ही होगा। वत्सा जो वंश था वो प्रयागराज, कैपिटल कौशाम्बी। सुरसेना जिसको मथुरा बोला जाता है आज के टाइम में, कैपिटल मथुरा। पांचाल फर्रुखाबाद बदायूं बरेली वाला एरिया विद कैपिटल अछित्रा एंड काम्पिल्य। काम्पिल्य तो काम्पिल्य नगरी इज वेरी वेरी फेमस। मल्ल, मल्ल जो है वो कुशीनगर वाला एरिया हो गया, ठीक है। कुशीनगर और पावा जो है वो कैपिटल हो गया। कोशाला, अवध को कोशाला बोलते थे, कैपिटल अयोध्या एंड श्रावस्ती, ठीक है, याद रखना ये सब ना, ये मिला के राजधानी पूछ सकते हैं। अब ये मौर्यन अशोकन पिलर और जो मेजर ऑक्वेड्यूक्ट्स हैं यूपी में, ये देख लो। सारनाथ तो आप लोगों को पता ही है। शंखिशा जो एलिफेंट कैपिटल है वो भी है। टोपरा इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस, ये भी यहीं पे है। कौशाम्बी और अराहुरा माइनर ऑक्वेड्यूक्ट है, ये भी यहीं है। मेरठ में इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। देवगढ़ में दशावतार टेम्पल है, ये सब भी है। यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी PCS ने कुछ करीब 10 साल पहले ये पूछा था और ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। कितने क्लाइमेटिक जोन में? 9 में, ठीक है, इतना ही याद रखो।
आईएनसी के इम्पोर्टेंट सेशन जो इलाहाबाद में हुए हैं, करीब 9 सेशन हुए, याद रखना, ठीक है। कृपलानी जो बने थे मेरठ 1946 में हुआ था, लखनऊ में नेहरू जी बने थे 1936, कानपुर सरोजनी नायडू जो प्रेसिडेंट बनी थी वो यही 1925 में, लखनऊ में 1916 जो लखनऊ पैक्ट है, एसी मजूमदार 1910 में, विलियम वेडरबर्न बने थे, प्रयागराज सेशन, वाराणसी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, 1899 में रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त बने थे, इलाहाबाद प्रयागराज में 1892 में रोमेश चंद्र बनर्जी बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एंड इलाहाबाद प्रयागराज में जॉर्ज यूले बने थे, पर द फर्स्ट वन, फर्स्ट the western person, Britisher to be precise, to become the president of Indian National Congress. अब देखते हैं पीजेंट मूवमेंट उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हुए थे। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा। अवध किसान सभा 1920, बाबा रामचंद्र। एका मूवमेंट 1921, मदारी पारसी, लीडर याद रखना। ऑल इंडिया किसान सभा, इंदुलाल याग्निक, अंजीरांगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। एरिया वाइज थोड़े 2-3 ही है, नहीं कि पूरा सजाने लग गए। लखीमपुर खीरी एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है। सोनभद्र उसके बाद है, प्रयागराज तीसरे नंबर पे है, मिर्जापुर चौथे नंबर पे, जौनपुर 5वें नंबर पे, याद रखना बस इतना बहुत है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर, ठीक है। अब इतना मत याद रखो। हापुड़ तो छोटा है, 660। हापुड़ पे इन्होंने सवाल पूछ दिया था, तो छोटा सा हापुड़ पूछा था कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज जो है प्रयागराज हाईएस्ट है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है, फिर ललितपुर है, श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। महोबा अपना लोएस्ट हो गया इनमें। तो प्रयागराज सबसे ज्यादा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, बस इतना याद रखो। अब फीमेल लिटरेसी में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट है कानपुर नगर 72.5%, फिर लखनऊ, फिर इटावा, और फिर लोएस्ट है श्रावस्ती में। ऐसे भी लिटरेसी श्रावस्ती काफी लो है। डिकेडल ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर है, सेक्स रेशियो हाईएस्ट जौनपुर में, ठीक है, लोएस्ट गौतम बुद्ध नगर में। शहरी इलाका है तो ये तो आप गेस भी कर सकते हो। चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट है बलरामपुर में, लोएस्ट है बागपत में। शेड्यूल ट्राइब 0.6% टोटल पॉपुलेशन का, हाईएस्ट सोनभद्र में, उसके बाद आपका जो है बागपत में लोएस्ट है, ठीक है। 14 लोग रहते हैं बस, पता नहीं कैसे काउंट किया ये। शेड्यूल कास्ट जो है 20.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा सीतापुर में है, बट ये ज्यादा ना ये पूछेंगे शेड्यूल ट्राइब। अब रामसर साइड तो बढ़ गए हैं, ठीक है, अब बहुत सारे भी हैं तो कितना पूछेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें बस हम वही पढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी 10 है यूपी में, लखनऊ है, पूछ चुके हैं क्वेश्चन, वाराणसी, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, झांसी, अलीगढ़, प्रयागराज। याद ये रखना कि अब शहर पूछ सकते हैं ये, तो लखनऊ, वाराणसी, कानपुर ये सब तो गैस कर लोगे। याद रखना मुरादाबाद भी है इसमें, ठीक है, अलीगढ़ भी है इसमें, बरेली वरेली तो चलो, सहारनपुर ये सब तो है ही, होनी ही चाहिए। जीआई टैग क्या है? बनारसी साड़ी को है, लखनऊ की जारदोजी को है, काला नमक राइस को है, कन्नौज के परफ्यूम को है, खुर्जा की पॉटरी को है। यूनेस्को हेरिटेज साइट है 3, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। ऐसे मतलब है फेमस, टर्मरिक है ललितपुर को, गार्लिक मैनपुरी, ओनियन गाजीपुर, चिल्ली देवरिया, ठीक है। बोला जाता है कि अमीर खुसरो जो कासगंज में बॉर्न हुए थे, ख्याल और सितार और तबला, तो ऐसे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। यूपी में बहुत लोग पैदा लिए, ठीक है। स्वामी हरिदास अलीगढ़ में बॉर्न हुए थे। कुछ डांसेस है जो थोड़ा याद रखना, धूरिया जो है वो कुम्हार से बुंदेलखंड करते हैं, चरकुला ब्रज रीजन में किया जाता है, नौटंकी, रासलीला, जोहरा, चपेली, जैता, ठीक है। फोक सॉन्ग चैती जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी किया जाता है। बिरह पूर्वांचल में, बिहार में भी किया जाता है। ये कजरी जो है अवध का है, याद रखना। ददरा जो है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, आगरा और बुंदेलखंड में किया जाता है। सोहर गाया जाता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है वहां पे तो। एंड कहरवा, ठीक है, कहर कास्ट का एक वेडिंग सॉन्ग है ये। पंडित राजन मिश्रा ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, बनारस घराना के। अब ये सब फैक्ट तो हो गए पुराने, ठीक है।
ये तब मैंने बनाया था। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये पुराने फैक्ट्स हैं। ये उस साल के उसमें थे न्यूज़ में जब हम प्रिपरेशन किया करते थे यूपीपीसीएस की, तो ये बनाए गए थे। अभी ये मुझे लगता है ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बॉम्बार्ड कर गया आपको फैक्ट से, तो अब ये थर्ड वीडियो में बहुत हुआ तो फोर्थ वीडियो भी बना देंगे, बड़ा नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं कि ऑलरेडी इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिवाइज। थैंक यू सो मच।